Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start with the institution analysis to government part 2. आई होप जो पार्ट 1 था उसमें से आपको इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी क्योंकि वो इतना इजी था, इसमें इतना मुश्किल कुछ नहीं था. स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन? तो जो सेशन हम अरेंज करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, काइंडली उसमें आप वो क्वेश्चन जो है वो रेज करते. आई विल राइट यू होपफुली इन अ कपल ऑफ डेज, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आप जो हैं किस टाइम जो है वो पूछ सकते हैं. अच्छा, आगे हम मूव करते हैं. हमने लास्ट उस फर्स्ट सेशन में जो है वो फर्स्ट पार्ट में हमने मैक्रो एनालिसिस के बारे में पढ़ा था. Now हम मूव करते हैं थोड़ा सा आगे मीज़ो लेवल के एनालिसिस के बारे में. अच्छा, मीज़ो, मैक्रो और माइक्रो मैंने आपको शुरू में भी फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि इनमें से इतना डिफरेंस नहीं है, जस्ट लेवल का फ़र्क है. जब आप ज़्यादातर डिटेल में जाते हैं माइक्रो लेवल में, इसी तरह आप जो है मैक्रो लेवल में आप जो है स्ट्रेटेजिक लेवल पे सारी चीज़ें डील करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं उस लेवल पे. तो ये सिर्फ लेवल थोड़ा सा वेरी करते हैं, आई गेस थोड़े से स्मॉल स्मॉल टूल्स वो वेरी करते हैं. एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि यू डोंट नीड टू मेमोराइज दीज टूल्स. सिंपल, सिर्फ आपको ये पता लगे कि अगर आप किसी लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं तो कौन से लेवल पे कौन सा टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए. पेपर के लिए इट डिपेंड ऑन, आई गेस up you don't need to memorize it, but just would be just like सिंपल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस के जो हैं आप आपको अंदाज़ा उससे से हो जाएगा, उस सिनेरियो से कि आप कौन सा टूल इसमें से यूज़ कर सकते हैं. सो वो भी इतना इशू नहीं होगा. अच्छा, मीज़ो लेवल पे जब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन उसकी लेवल पे बात आती है तो हमारे पास जो है वो स्टेक होल्डर एनालिसिस, इंस्टीट्यूशन एनालिसिस. तो स्टेक होल्डर एनालिसिस, इसमें से क्या स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स हम उसमें भी पढ़ चुके हैं. सेम कंसेप्ट. माइक्रो पॉलिटिकल मैपिंग, उसमें से हमने पॉलिटिकल मैपिंग किया था मैक्रो लेवल पे, यहाँ हम थोड़ी सी माइक्रो लेवल पे करते हैं. फोर्स फील्ड एनालिसिस, इंस्टीट्यूशन एनालिसिस में हमारे पास क्या है, स्टैटिक मैपिंग, प्रोसेस ट्रैकिंग, प्रोसेस मैपिंग. सो ये डिफरेंट टूल्स हैं, मुश्किल नहीं है, इजी है. कोशिश करते हैं इसको भी कवर कर सके और आसान तरीके से जो है वो इसको कवर कर सके. अच्छा, मीज़ो लेवल पे क्या हम करते हैं कि एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन that allow us to explore how, why and under what condition a policy intervention might work or fail. सिंपल सी बात है कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जो है वो काम आती है, फेल होती है या सक्सेसफुल होती है. अच्छा, contextual factor that might contribute to the reform policy will vary from case. सिंपल ये भी है कि ये लेवल जो है वो वेरी करता है कि कौन सा कंटेक्चुअल है. अगर ज़्यादा डीप जो है आप उसमें उसको कवर करेंगे, अगर नहीं है तो यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल, टू मच डिटेल. अच्छा, लेकिन ये केस जो है ये वेरी करते हैं फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप. सिंपल, गवर्नमेंट ग्रुप पोजीशन टू रिफॉर्म, ये भी हो सकता है कि कोई लोग जो हैं कुछ ग्रुप्स जो हैं वो अपोज कर दे कि ये पॉलिसी, ये रिफॉर्म सही नहीं है. या ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ कैपेसिटी, आपकी जो जिस लेवल पे आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं वो लेवल पे इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो इम्प्लीमेंट हो सके. और दूसरा ये कि पॉलिटिकल विल ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जिस जिस इंस्टीट्यूशन से, जिस एजेंसी से आप करा रहे हैं वो उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, उनकी विल नहीं है, उनका जो है वो इतना एक्सप्लोर नहीं हुए को उस चीज़ को. सिंपल, आप आजकल आप देख रहे हैं बीआरटी का जो केस है, तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल. पॉलिटिकल विल भी था, यस, उनकी कैपेसिटी भी थी. क्या वो इतनी कैपेसिटी, इतना बहुत बड़ा बिलियंस मिलियंस ऑफ रुपीस का जो प्रोजेक्ट है, क्या वो इतने सक्सेसफुली कर सके? सो दे मिस्ड एवरी डेडलाइन जस्ट बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ कैपेसिटी. और ये भी हो सकता है कि लेक ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर इम्प्लीमेंटेशन. इस तरह मैंने आपको बताया था कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आज के जो स्टेक होल्डर हैं, मेन स्टेक होल्डर हैं, कल के
कोई वो जो हैं आपके सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, और जो आपके सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स है वो कल के मेन स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। सो ये जो है ये लेवल वेरी कर रहे हैं, लेकिन आपने जहन में ज़रूर याद रखना है कि अच्छा ये जो स्टेक होल्डर की मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल आप रोड को जो है यूनिवर्सिटी रोड को थोड़ा सा एक्सपेंड करा रहे हैं, तो इसमें से क्या होगा, इसमें से कुछ लोग होंगे फॉर एग्जांपल अ गाय विद एक शॉप है और वो जो है उस शॉप की वजह से जो है वो नहीं कर रहा कि उसका शॉप जो है उसमें भी आ जाए कि रोड एक्सपेंड हो जाए, तो वो एक शॉप की वजह से जो है आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो रुक सकता है। तो ये एक एग्जांपल है, शायद आपने उस बंदे को जो है ऑन बोर्ड ना लिया हो, दैट्स द रीज़न इसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो सकता है। अच्छा, policy process analysis is heavily contextual because it is framed by a specific policy focus that bring into play particular set of actors and institutions। ये वही बात होगी कि आपका पॉलिसी एनालिसिस जो आप करते हैं सिंपल, वो बहुत ही कंटेक्चुअल जो है वो फ्रेमवर्क में होता है, जिसमें आपके जो पॉलिसी है, अगर जिसमें जो एक्टर्स हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो अपना सही रोल प्ले ना करे तो आपका जो है वो पॉलिसी सारा जो है वो रिफॉर्म सारा फेल हो सकता है। अगर अब वो सही फोकस करे तो आई गेस का जो है वो सक्सेसफुल होगा। अच्छा, इसमें से टूल्स जिस तरह मैंने आपको कहा, स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स, वही बात सिंपल, हम क्या करते हैं, स्टेक होल्डर एनालिसिस करते हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर किस किस लेवल पे, उनकी क्या पावर है, उनकी क्या जो है इन्फ्लुएंस है, कहाँ पे जो है वो थ्रेट हैं, कहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ बन रही है, तो डिफरेंट एस्पेक्ट से जो है आपने ये देखना है। अच्छा, क्या करते हैं, अगर आपके सब आपने सही स्टेक होल्डर एनालिसिस की है तो ये आपकी जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उसको स्ट्रेंथिंग कर सकती है, उसमें ऑनरशिप ला सकती है। अच्छा, एक और बात ये कि यही स्टेक होल्डर आपके लिए जो है वो इंफॉर्मेशन भी जनरेट कर सकते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे। तो इट्स इजी स्टेक होल्डर एनालिसिस। अगर आपको थोड़ा सा उसका वो ना हो तो काइंडली आप पार्ट 1 देख लें, उसमें से आपको ज़्यादातर क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये हम जो है वो सेकेंडरी लेवल पे जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं आगे जाके पॉलिटिकल मैपिंग। हमारे पास पॉलिटिकल मैपिंग मैक्रो लेवल पे भी था, यहाँ पे भी है, सेम वही बात हम जो है वो ज़्यादा अब डिटेल में पॉलिटिकल मैपिंग करते हैं कि जिससे हमें हमारी जो है वो पॉलिसी रिफॉर्म जो है, हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाए। तो आई होप इसमें भी इतना इशू नहीं होगा। अगर आपको कोई जो है वो मसला हो है वो नहीं समझ आ रही तो काइंडली पूछ सकते हैं, बट इट्स द सेम विद दैट पॉलिटिकल मैपिंग जो हमने शुरू में मैक्रो लेवल पे हमने पढ़ा था। अच्छा, इसमें एक और है वो फोर्स फील्ड एनालिसिस। अच्छा, force field analysis can illustrate method that present an overview of the key stakeholder support and opposition to a particular reform। फोर्स फील्ड एनालिसिस में अगर आपको इसकी जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, तो जो आप स्टेक होल्डर एनालिसिस करते हैं, सिंपल लाइक आई वुड से दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द स्टेक होल्डर एनालिसिस। हम क्या करते हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं उसकी सपोर्ट और उसके पोजीशन वो देखते हैं कि कहाँ पे जो है वो हमारे पास थ्रेट हैं, कहाँ पे हमारे पास कोई स्टेक होल्डर हमारी स्ट्रेंथ बन रही है, कहाँ पे हमारे पास इनकी वजह से जो है वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो ये सारा एस्पेक्ट जो है आप फोर्स फील्ड एनालिसिस में देखते हैं, बट स्टेक होल्डर एनालिसिस जो है वो उसका मॉडिफाइड वर्जन जो है वो फोर्स फील्ड एनालिसिस है। वो आगे ये कह रहे हैं कि इट्स कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एन ओवरव्यू ऑफ द प्रेजेंस फॉर एंड अगेंस्ट चेंज। वो लोग, वो स्टेक होल्डर्स, वो एक्टर्स जो आपकी इस चेंज के फेवर में हैं, वो भी उसका ओवरव्यू आपको इससे मिल जाएगा, और जो इसके अपोजिट हैं वो भी जो है आपको उसका ओवरव्यू मिल जाएगा। अच्छा,
आगे इसमें यही कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो अंदाज़ा आपको हो जाता है, इससे आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सक्सेसफुल हो जाती है। इफ़ यू हैव डन अ वेरी गुड स्टेक होल्डर एनालिसिस, तो इससे जो है आपको वो यानी सक्सेसफुल हो सकता है। अच्छा, स्टैटिक मैपिंग इसमें क्या है कि प्रोवाइड snapshot of the organizational context for policy reform implementation by illustrating the resource and responsibility of the agencies and organizations that are implementing. हम क्या कहते हैं, हम उसकी स्टैटिक मैपिंग हम करते हैं कि जो एजेंसीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंस्टीट्यूशंस इसमें से काम कर रहे हैं, जो इसको इम्प्लीमेंट करें, उनकी रिसोर्सेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है हम एनालाइज करते हैं कि क्या वो ये कर सकते हैं, क्या उनकी इतनी कैपेबिलिटी है। And through analysis of the existing case study material and through interview with the key informant and incentives that operate and the information available to the player can be identified. Static mapping में तो हम यही कहते हैं कि उनकी रिसोर्स अवेलेबिलिटी देखते हैं, उनकी कैपेसिटी देखते हैं कि क्या वो इंस्टीट्यूशंस, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्लीमेंट अगर नहीं कर सकते तो हम ये कह सकते हैं कि उनको ट्रेनिंग दे दें, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करें, ये हो सकता है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो हम दूसरे जो है वो इंस्टीट्यूशंस को ऑन बोर्ड लेते हैं और उनसे वो काम करवाते हैं। अगर वो भी नहीं है तो हम थर्ड पार्टी को हायर करते हैं कि वो जो करंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी है उसमें से जो है वो उसकी हेल्प कर सकें। तो ये डिपेंड कर रहा है आपकी कॉन्टेक्स्ट पे कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको जो है वो, बट असल मकसद आपका यही होगा कि आप जो है वो कॉस्ट को जो है वो मिनिमाइज़ कर दें और टाइम पे ज़्यादा फोकस करें, डेडलाइन को जो है वो आप मीट करें। फिर हमारे पास जो है वो प्रोसेस ट्रैकिंग है। प्रोसेस ट्रैकिंग हमारे पास क्या है, काज एंड इफेक्ट फ्लो ऑफ दी रिसोर्सेज। अच्छा, मैं इन दोनों को जो है वो प्रोसेस ट्रैकिंग, प्रोसेस मैपिंग, मैं कोशिश करता हूँ कि पहले प्रोसेस मैपिंग को जो है वो एक्सप्लेन करूँ। प्रोसेस में क्या है, कम्प्रिहेंसिव फ्लो डायग्राम क्रिएटेड बाय मेनी इंडिविजुअल थ्रेड ऑफ प्रोसेसिंग ट्रेडिंग। हमारे पास जो प्रोसेस ये अपने प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में होपफुली ये पढ़ा है। जो प्रोसेस मैपिंग हम करते हैं कि पहले प्रोसेस ये होगा, इसके बाद ये होगा। आपने देखा होगा कि जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, नाका ऑफिस जाते हैं, आप जो है लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब आप जाते हैं तो इसमें से आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो है आप जाते हैं, पहले पैसे जमा कराते हैं, वहाँ से फॉर्म लेते हैं, फिर पैसे जमा कराते हैं, उसके बाद जो है वो आपकी पिक्चर वो लेते हैं, डेटा लेते हैं, एनआईसी फिर कॉपी लेते हैं, आगे जाके जो है वो, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस। अगर आप उसमें से देखते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, तो आपने जो है वो पहले नंबर लेनी है, टिकट लेनी है, उसके बाद जो है वो आप दूसरे प्रोसेस में जाते हैं, दूसरे से तीसरे प्रोसेस में जाते हैं और आखिर में जाके जो है वो आपको डेटा और वो सारा प्रोवाइड करते हैं। सो प्रोसेस मैपिंग यही भी है। प्रोडक्शन की जो साइड है, ये तो मैंने सर्विसेज आपकी थोड़ी बताई, प्रोडक्शन जो हम करते हैं उसमें से भी प्रोसेस मैपिंग होती है। तो सेम प्रोसेस मैपिंग वही कंसेप्ट है, यहाँ पे भी जो है वो हम सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है कि जितनी भी प्रोसेस हैं आप उनको जो है वो एक डायग्राम में ड्रा कर दें कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पहले प्रोसेस कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, एंड सो ऑन। उसी प्रोसेस में जब हम प्रोसेस की ट्रैकिंग करते हैं कि कौन सा प्रोसेस किस लेवल पे है, कितनी जो है उसमें इनपुट आ रही है, कितना आउटपुट दे रहा है, कितना उस पे टाइम लग रहा है, वहाँ पे रिस्क कौन सा है, वहाँ पे जो है कितने लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे टाइम कितना है, वहाँ पे हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो ये सारा, अच्छा वो सारे प्रोसेस दूसरे के साथ इंटीग्रेट फिर किस तरह हो रहा है, कनेक्ट किस तरह हो रहा है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें से कैसे आ रही है, उसी प्रोसेस को जो ट्रैक करने के लिए वी कॉल इट प्रोसेस ट्रैकिंग। सो प्रोसेस मैपिंग इज द जूम आउट ऑफ द प्रोसेस ट्रैकिंग। और यही है, आई गेस आपको क्लियर हो चुका है।
व्हाट आई मीन बाय प्रोसेस मैपिंग एंड प्रोसेस ट्रैकिंग। अच्छा, फिर आगे जब हम मूव करते हैं मीज़ो लेवल पे, हमारे पास जो है वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे हमारे पास शुरू में वो जो था, हमारे पास स्टेक होल्डर एनालिसिस था। लेट मी गो बैक। स्टेक होल्डर एनालिसिस था जिसमें हमने स्टेक होल्डर एनालिसिस, माइक्रो लेवल पॉलिटिकल मैपिंग, और ये हमारे पास अब हमारे पास जो है वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो है वो हम इसको हमने देखा है। अच्छा, एक स्लाइड मिस हुई थी, बट आई ट्राई टू रिप्लेस इट विद स्पेसिफिक स्लाइड। उसी को जो है लाइक इंस्टीट्यूशन एनालिसिस का जो मीज़ो लेवल पे था, मैंने उसको जस्ट वहाँ ही पुट कर दिया। सो जो आपको अभी स्लाइड्स मिलेंगी उसमें से जो है वो इसकी सीक्वेंस ठीक होंगी, बट क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और इसमें रिकॉर्डिंग में मैं इसको रिप्लेस नहीं कर पाया, तो ये काइंडली आप उसमें से देख लें, उसको जो है वो उस लिहाज से कर देख लें। अच्छा, आगे हम मूव करते हैं, हमारी जो है वो माइक्रो लेवल पे हैं। हमारे माइक्रो लेवल पे क्या है, एनालिटिकल फ्रेमवर्क फॉर द इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी रिफॉर्म, उसकी पॉलिसी रिफॉर्म हम देखते हैं कि क्या उसका इम्पैक्ट हमारे पास जो है वो क्या रहे, क्योंकि हम कल भी फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है वो हाई लेवल से जो है वो हम मीज़ो लेवल पे आते हैं, मैक्रो लेवल से मीज़ो लेवल पे, मीज़ो से माइक्रो लेवल पे आते हैं। तो इसका जो है वो इम्पैक्ट देखते हैं कि अगर एक हाई लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमारे पास पॉलिसी रिफॉर्म आ रहा है, तो उसका लोअर लेवल पे क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। अच्छा, एनालिटिकल फ्रेमवर्क फॉर द इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, ये हम देखते हैं डेटा कलेक्शन मेथड, क्योंकि हम उसका इम्पैक्ट देते हैं तो हमें हमारे पास डेटा मौजूद होगा, उसके बेसिस पे जो है हम वो इम्पैक्ट देखते हैं। इसमें से जो है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, आगे जाके जितनी जो टूल्स वगैरह हैं वो हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। कोशिश करें कि साथ साथ में जो है आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, साथ साथ में जो है आप स्लाइड्स भी देख लें, और ये टूल्स जो हैं उसके इंटरनेट पे कोशिश करें कि आप सर्च करें कि ये टूल्स कौन कौन से टूल्स हैं, किस तरह यूज़ हो रहे हैं, यानी उसका एक पिक्चर ज़रूर देख ले कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि क्या टूल किस तरह यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जो है वो माइक्रो लेवल पे क्या है कि दिस सेक्शन इंट्रोड्यूस द फ्रेमवर्क एंड टूल फॉर एग्जामिनिंग द लाइकली और एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी। वही लेवल पे कि हमारे पास मीज़ो लेवल पे जो है वो, और माइक्रो लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, जो पॉलिसी रिफॉर्म बनी थी, उसी को जो है वो उसकी इम्पैक्ट देखने के लिए कि उसका इम्पैक्ट क्या आया है, हम माइक्रो लेवल पे जाते हैं। अच्छा, माइक्रो लेवल पे हमारे पास प्रोसेसेस ऑफ द पॉवर्टी दैट आर कम्प्लेक्स एंड ऑफन नॉन क्वांटिफिएबल। इसमें हमारे पास जो है वो हम लोकल लेवल पे आते हैं, और हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि ये जो बुक मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये ज़्यादातर जो है वो आपकी इकोनॉमिकल जो पॉलिसीज़ थी उससे रिलेटेड थी, यानी एक उससे रिलेटेड थी। तो दैट्स वाई वो ज़्यादा चेक कर रहे हैं कि पावर्टी, एम्प्लॉयमेंट, जेंडर गैप और बिजनेसेस क्या है, तो वो एस्पेक्ट्स है, इसलिए आपको जो है इस बुक में ज़्यादातर डिटेल में यही मिलेंगी। बट आप इसको ज़रूरी नहीं कि हम इसी तरह ले लें, डिपेंड कर रहा है आपके कॉन्टेक्स्ट पे जो है वो आप उसको किस तरह फ्रेमवर्क करते हैं। अच्छा, हमारे पास वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, it look at how people act when faced with the event shocked or affect their life that affect their life। तो वो हम देखते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या है, लोग किस तरह बिहेव कर रहे हैं। एक इवेंट आया है, एक शॉक आया है, पेंडेमिक आया है, कोरोना वायरस आया है, अर्थक्वेक आया है, वार आया है, लोगों की क्या जो है वो परसेप्शन है, लोग इसको किस तरह परसीव कर रहे हैं। अगर हम आई गेस, पता नहीं शायद किसी को इतना अंदाज़ा होगा कि जब हम पाकिस्तान से बाहर देखते तो वो एक छोटी सी भी इवेंट को बहुत बड़ा ले लेते हैं। हमारे यहाँ जो है वो क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस
और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से जो है वो हमें चीज़ें बड़ी सिंपल नज़र आ रही हैं। कोई मसला हो भी जाता है तो वी आर यूज्ड टू विद इट, वो इतना इशू हम इसको नहीं लेते। अच्छा, वेनेबिलिटी इज इंक्रीज व्हेन पीपल फेस्ड विद शॉक। सिंपल, लोग लोग जो हैं वो उससे फेस होते हैं तो वेनेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। आर अनेबल टू मैनेज देयर एसेट एंड प्रिवेंट अ डिक्लाइन इन वेलफेयर आर अ स्लाइड इनटू पॉवर्टी। इसमें से जो है वो क्या कहते हैं, वेनेबिलिटी इज विद द सीक टू आइडेंटिफाई व्हाट शॉक्स पीपल फेस एंड देयर कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड। क्या शॉक्स हैं, उनकी कैपेसिटी, वो पीपल क्या फेस कर रहे हैं और उनकी कैपेसिटी रिस्पॉन्ड क्या है, कि क्या उसको वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या वो जो है दे लॉस एवरीथिंग। What whether a policy has lessened or increased the existing shock or introduce new ones, or whether it has changed people capacity। यही है कि उससे हमने क्या अखज़ किया है, एग्जिस्टिंग वो है कि अगर न्यू ला रहे हैं तो उसका लोगों पे क्या असर पड़ रहा है। तो ये सारा सब कुछ हम देखते हैं। और पॉलिसी इंड्यूस शॉक्स दैट आर एविडेंट अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। उनका रिस्पॉन्स जो है वो क्या आ रहा है। कुछ लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस पेंडेमिक, कुछ लोग जो हैं वो जो थोड़ी सी पॉलिसीज़ में चेंज आई हुई, हमारी इकोनॉमिकल पॉलिसीज़, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो हैं उसमें से चेंज है। हमारी सोशल पॉलिसीज़ में आप देख लें कि आप जो है वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, तो लोगों का इस पे जो है वो क्या रवैया आ रहा है। हमारे यहाँ क्या रवैया आ रहा है, वेस्टर्न में क्या आ रहा है, अमेरिका में उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इंग्लैंड में देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप देखिए तो उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरह जो है वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारी जो है लेट्स से कि हर एक बंदा जो है वो मास्क पहनेगा, तो वो हमारे क्या उसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन है, क्या उसको हम जो है उस तरह ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो ये सारा सब कुछ जो है वो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में हम देखते हैं। आगे जो है हमारे पास है सस्टेनेबिलिटी लाइवलीहुड एनालिसिस। इसमें क्या है कि पीपल लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन एंड यूज ऑफ द एसेट in the face of the policies, institution and process that affect their life and in the broader vulnerability context। वही है कि vulnerability context का जो था उसका डिटेल वर्जन का जो हम स्टडी करते हैं तो वो सस्टेनेबिलिटी लाइवलीहुड एनालिसिस हैं, जिनमें से जो है वो लोगों की पैसे, लोगों की इन्वेस्टमेंट वो सेफ है नहीं है, उनका एसेट जो है वो सही जगह पे है, पॉलिसीज़ की वजह से उस पे क्या असर पड़ रहा है। ये सारा सब कुछ जो है वो हम इसमें देखते हैं। फिर हमारे पास है जेंडर एनालिसिस। जेंडर एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जो पॉलिसी रिफॉर्म हम लाए, हम देखते हैं कि क्या वुमेन एंड मैन पे इसका जो है वो इम्पेक्ट पड़ रहा है, वुमेन एंड वेमेन को इसको किस तरह परसीव कर रहे हैं। लेट्स से कि इकोनॉमिकल वो है कि हर एक सिटीज़न जो है वो जॉब करेगा, हर एक सिटीज़न एजुकेशन हासिल करेगा, तो वहाँ पे जो है वो आपकी जो वुमेन है, जो रेशो है उनका, उस पे क्या असर पड़ रहा है, मेल का जो है उस पे क्या असर पड़ रहा है। तो ये सारा जो है हम उसमें जेंडर एनालिसिस में हम देखते हैं। आगे हम मूव करते हैं, फिर हमारे पास है एम्पावरमेंट एनालिसिस। हम क्या करते हैं, एम्पावर करते हैं, हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो एम्पावर हुए हैं, नहीं हुए हैं। जो द एनालिसिस इन्वॉल्व एग्जामिनिंग द डायनेमिक रिलेशन बिटवीन एजेंसीज एंड अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर। लोग जो है वो उनकी कैपेसिटी ज़्यादा हुई है, कम हुई है, लोग एम्पावर हुए हैं, लोगों के पास पैसे आए हैं या ग़ुरबत आई है। तो ये सारा जो है इसमें हम देखते हैं। इनमें से जो है फिर हम एग्जामिनिंग द डायनेमिक रिलेशन बिटवीन एजेंसी एंड अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर, ये हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एजेंसी ये क्या कह रहे हैं कि एजेंसी इज डिफाइंड एज एन actor's ability to make meaningful choice, that is the actor is able to advise and purposely choose options। उसके पास जो है वो ऑप्शंस होते हैं कि क्या वो ऑप्शंस जो है वो चूज कर सकता है या नहीं कर सकता। और हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी का व्हाट इज मीन बाय दैट इज अ कंटेक्स्ट इन विच पीपल लिव एंड मेक चॉइसेस। आपके पास जो है वो चॉइस है कि आप दो ऑप्शंस होती हैं, आप उसमें से जो है चूज़ कर सकते, तीन ऑप्शंस होती है आप उसमें से चूज़ करते हैं। जो अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर हमारे पास है। एम्पावरमेंट एनालिसिस आई होप इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। अच्छा, मैं डेटा कलेक्शन जब हम करते हैं माइक्रो लेवल पे,
it's not in a very difficult task. लेट्स से हमारे पास जो है वो डेटा हमारे पास क्वालिटेटिव है। जब हम क्वालिटेटिव पे आते हैं तो क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ द क्वालिटेटिव क्वेश्चनियर्स सर्वे वो उस पे से हम जाते हैं। और अगर हमारे पास मोर क्वांटिटेटिव हैं तो हम हाउस होल्ड सर्वे, एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे हम इसमें देखते हैं कि जो द टर्म यूज इज़ इन द मेडिकल। नेशनल सेंसस पे हम जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हमारे पास लेस कंटेक्चुअल हैं तो आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ समथिंग लाइक दैट, बट लेट्स से द लॉन्गिट्यूडनल विलेज सर्वे हम देखते हैं। यही है कि टाइम टू टाइम जो है हम विलेज सर्वे देखते हैं कि क्या अभी महीने में उनका क्या असर पड़ा है, 2 महीने बाद क्या असर पड़ा है। लाइक दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक इज़ द बेस्ट एग्जांपल, जिसमें से हम देखते हैं कि जनवरी में जो है लोगों का क्या स्टेटस था, आज जो है वो क्या स्टेटस चल रहा है। और इसमें से अगर हम मेथड पे आते हैं, ये आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट आई मीन बाय ऑल दीज थिंग्स, ये फ्रेमवर्क का जो क्या है। अच्छा, हमारे पास जो डेटा कलेक्शन मेथड्स है फॉर इम्पैक्ट एनालिसिस, स्ट्रक्चर, सेकेंडरी लिटरेचर रिव्यू। सेकेंडरी डेटा हम उठाते हैं, वहाँ से हम देखते हैं एग्जिस्टिंग सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल रिसर्च हमारे पास जो हुई है वहाँ से हम उठाते हैं, उसके बेसिस पे हम देखते हैं किसी ने कोई पेपर लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर में आया है, किसी ने कोई बुक्स लिखी है पेंडेमिक पे जो है वो हम उठाते हैं, उससे जो है वो अपना डेटा उठाते हैं। हमारे पास आगे है नॉन कंटेक्सचुअल मेथड आर यूजुअली अप्लाई अक्रॉस द पॉपुलेशन यूनिवर्स ऑफन अ कंट्री और रीजन ऑफ अ कंट्री। हमारे पास जो है वो नॉन कंटेक्सचुअल मेथड यूज रैंडम सैंपल सर्वे सच एज हाउस होल्ड सर्वे, एम्प्लॉयमेंट सर्वे और पॉपुलेशन सेंसस। हमारे पास ये जो है वो कंटेक्सचुअल नॉन कंटेक्सचुअल जो है वो मेथड्स में आते हैं। हमारे पास कंटेक्सचुअल मेथड्स कौन कौन से हैं? अप्लाई टू अ स्पेसिफिक लोकेलिटी केस, सिंपल एक स्पेसिफिक उसमें से हम जाते हैं कि लेट्स से पाकिस्तान में जो है हम पेशावर का जो है वो डेटा उठा रहे हैं, हम जो है वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान का हम डेटा उठा रहे हैं, हम जो है इस्लामाबाद का डेटा उठा रहे हैं। तो ये जो आप आजकल न्यूज़ में देख भी रहे हैं कि स्पेसिफिक एरियाज़ का जो है वो पेंडेमिक का जो फिगर्स आ रही हैं, अफेक्टेड लोग, डेथ कितनी हुई है, क्या उनका ग्राफ चल रहा है, तो ये सारा सब कुछ जो है वो स्पेसिफिक एक कंटेक्स्ट में आप देखते हैं, कंटेक्चुअल है। अगर पूरी कंट्री का आप देख रहे हैं तो नॉन कंटेक्चुअल है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर हमारे पास है पार्टिसिपेटरी मेथड। हमारे पास जितने एक्टर्स हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनको ऑन बोर्ड लेते हैं, हम उनसे जो है वो डेटा वहाँ से उठाते हैं। तो पार्टिसिपेटरी यही भी है कि इन विच पार्टिसिपेटरी रिसर्च कैन बी एम्पावरिंग बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ द स्टेक होल्डर एंगेजिंग देम। उनकी पार्टिसिपेशन से जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, हमारे पास जो है वो वहाँ से डेटा आता है। आई होप दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक, आपके लिए इजी होगा। ये डिटेल ज़्यादा मैंने दी हुई है जस्ट टू मेक इट सिंपल फॉर यू गाइस। तो ये भी देख ले, अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो क्वेश्चन आंसर सेशन में इंशाल्लाह हम इसको जो है वो कवर कर लेंगे। बट पार्टिसिपेटरी मेथड यही है कि आप जितने की स्टेक होल्डर्स हैं, वट एवर की स्टेक होल्डर्स हो गए, फंड सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हो गया, उनको जो है आप ऑन बोर्ड लेते हैं, वहाँ से जो है आप डेटा उठाते हैं, क्योंकि वो आपको एक अच्छी तरीके से जो है वो इनपुट दे सकते हैं। हमारे पास मिक्स मेथड टूल्स हैं, एनालाइज कर रहे हैं पावर्टी एट द लोकल मेथड्स टूल्स लेवल सच एज सम ऑफ देम हैज़ बीन अप्लाइड स्पेसिफिकली। जो है वो कोई अप्रोच आप ले सकते हैं, मिक्स मेथड ले सकते हैं, इनको कंबाइन कर सकते हैं, 2-3 जो है हमने आगे पढ़ी हैं वो टूल्स आप उठा सकते हैं। अच्छा, साथ साथ में मैं डेटा का हिसाब से अगर मैं आपको ये भी बता दूं, फॉर एग्जांपल आप यूरोप का देख रहे हैं, तो यूरोप में जो है लेट्स गिव एन एग्जांपल ऑफ द यूरोपियन सोशल सर्वे। लेट मी शो टू यू यूरोपियन सोशल सर्वे का जो है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ जो डेटा जो है वो इनके पास आया हुआ है,
यूरोपियन सोशल, ये हर साल जो है वो डेटा कलेक्ट होता है और ये आपका पूरा जो है वो सोशल डायनेमिक्स जितने भी हैं वहाँ से जो है वो आपका पूरा डेटा उठाता है। लेट मी शो टू यू। ये आप देख रहे हैं 2002 से जो है वो 2018 तक जो है वो 9 राउंड पे इन्होंने जो है वो डेटा उठाया हुआ है। और डिफरेंट इनके वेरिएबल्स उन्होंने उठाए डिफरेंट कंट्री से, जो 28 कंट्रीज़ के जो यूरोपियन यूनियन है, 28 कंट्रीज़ जो है वो वहाँ से जो है वो उन्होंने डेटा उठाया हुआ है। अच्छा, लेट्स से स्वीडन हम उठाते हैं। तो स्वीडन के जो वेरिएबल्स हैं वो भी इसे जो है इसमें से एक्सप्लेन हुए हैं। आप देख सकते हैं, लाइक इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आप डाउनलोड कर सकते हैं स्पीसीज के लिए, स्टार्टा के लिए, सेस के लिए के जो डेटा हैं जो है आप उस पर फर्दर एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए जो है वो वहाँ से आप डेटा उठा, बट दिस इज़ जस्ट टू टेल यू कि आपके पास जो सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ से आप उठा सकते हैं। कि एक साल अगर लेट्स से कि यूरोप में जो है यूरोपियन इंटीग्रेशन, लेट्स से ब्रेक्सिट जो है वो 2017-16 में जो है वो उन्होंने एग्ज़िट किया है यूरोपियन यूनियन से। तो अभी क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से जो है अभी पूरे यूरोप पे जो है वो क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इम्पैक्ट इसलिए आएगा क्योंकि वो एक की स्टेक होल्डर थे और स्पॉन्सर थे, ज़्यादा फाइनेंस कर रहे थे आपकी पूरे यूरोपियन यूनियन को। तो अगर वो निकले हैं तो आपकी पूरे यूरोपियन यूनियन पे बड़ा असर पड़ा है। ऑब्वियसली इंग्लैंड पे भी असर पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे इनके साथ जो है वो स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम में सारा आ रहा है। तो उस वजह से उन पे भी बड़ा असर पड़ रहा है क्योंकि स्कॉटलैंड वाले जो हैं वो अभी इसमें है कि हम जो हैं यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो फिगर आ रहा है उससे बड़ा जो है वो कंट्रोवर्सी बढ़ रही है कि 51% जो है 52% जो है वो ब्रेक्सिट के फेवर में थे और 48-49% जो हैं वो इसके अपोजिट थे। तो ये बहुत शॉर्ट फिगर है। 3 दफ़ा जो है उन्होंने इलेक्शन किए, चौथी दफ़ा जो है वो इलेक्शन सक्सेसफुल हुआ है कि ब्रेक्सिट जो है वो उसको डन कर दें, उसको यूरोपियन यूनियन से जो है वो इंग्लैंड को यूरोपियन यूनियन से जो है निकाल दें, टू मेक इट एन इंडिपेंडेंट कंट्री के किसी और रूल्स और उस पर खिलाफ ना हो। जस्ट आप उसमें देख सकते हैं कि 2014 में लोगों का क्या रुझान था, क्या कर रहे थे। 2018 में जो है आप देख सकते हैं, तो ये सारा सब कुछ जो है आप देख सकते हैं। मिक्स मेथड, ये मैं कुछ वो एक्सप्लेन कर रहा था। अच्छा, पार्टिसिपेटरी टूल फॉर माइक्रो लेवल पावर्टी एंड सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस। क्योंकि दो चीज़ें वो उठाई हुई हैं उन्होंने, एक तो पावर्टी का उठाया हुआ है, एक तो सोशल का उठाया हुआ है। ट्रांजिट वर्क हमारे पास मेथड्स क्या हैं कि किस तरह हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, पार्टिसिपेटरी टूल यूज़ कर सकते हैं। Transit work, a tool for describing and showing the location and distribution of resources, features, and landscape and main land use along a given transit। यही है कि रोड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्या हुई है, लोकेशन क्या है, वो सारा इसमें से हम देखते हैं। कम्युनिटी प्रोफाइल हम देखते हैं कि कम्युनिटी के लोगों की क्या प्रोफाइल है, कितने पैसे लोग कमा रहे हैं, कितने जो है वो बिजनेसेस हैं, कितनी एजुकेशन रेशो क्या है, ये सारा सब कुछ। सोशल मैपिंग हम देखते हैं, वहाँ पे लोगों की क्या सोशल मैपिंग है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उनके बच्चे कितने हो रहे हैं, कितने लेवल पे जो है उनका जो है हाउस है, किस तरह जो है वो अपने हाउस को मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारा सब कुछ कम्युनिटी रिसोर्स मैपिंग, आपकी कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज हैं उसकी जो है आप मैपिंग करते हैं कि किस तरह वो सारा सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लोग उसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं, ये सारा सब कुछ। वेल्थ रैंकिंग, ये भी आप देख सकते हैं, डेटा उठा सकते हैं कि वेल्थ रैंकिंग जो है वो क्या है, किस तरह। जब आप लेट्स से पंजाब की एग्जांपल लेते हैं, तो पंजाब में फिर आप फर्दर डिटेल में जाएँ, लाहौर में जाएँ, फैसलाबाद, आप इसके ज़रा मुल्तान देख लें तो वो ज़्यादातर वो हैं, बाज़ सिटीज़ जो हैं वो ज़्यादातर वीक हैं। अच्छा, टाइम लाइन लाइफ हिस्ट्रीज, वो देखते हैं कि गुड फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड एंड चेंजिंग टू पॉवर्टी ओवर टाइम। टाइमलाइन हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो टाइमलाइन किस तरह हो रही है, लोगों को क्या रुझान है,
5 साल पहले लोग किस तरह काम कर रहे थे, क्या हो रहा था, सब कुछ 5 साल के बाद जो है वो क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं, सब कुछ। अच्छा, फिर ये हमारे पास है पॉवर्टी अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी डायनेमिक एसेट्स वेनेबिलिटी एंड लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज। वही बात है, रिस्क मैपिंग। हम जब होती है रिस्क मैपिंग करते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन सी रिस्क आ रही है, किस लेवल पे आ रहे हैं। ज़्यादातर जो है वो लेट्स से कि हमारे, तो हमारे पास जो रिस्क मैपिंग है हम उसमें से देखते हैं, हमारे पास टेक्निकल रिस्क है, नॉन टेक्निकल रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, मैनेजमेंट रिस्क है। वो हम उसकी प्लॉटिंग करते हैं और देखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ इट। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर रिस्क है इस लेवल पे, लेट्स से हमारे पास जो है वो उसका इम्पेक्ट क्या आ रहा है, लेट्स से हमारे पास यहाँ उसका इम्पेक्ट क्या आ रहा है, और इस लेवल पे हम देख रहे हैं कि अगर उसकी लाइवलीहुड क्या आ रही है, तो वो हम देख सकते हैं। या तो हम उसको अवॉइड करेंगे, मिटिगेट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। सॉरी। तो ये एक वो हो सकती है। दूसरा, हम इस तरह भी ले सकते हैं कि हमारे पास जो है वो उसका अगर हम देखते रहें क्या इम्पेक्ट आ रहा है, क्या लाइवलीहुड आ रही है, हमारे पास हाई इम्पेक्ट, लाइकली अकरेंस, वो देखते हैं। अगर दोनों का जो है वो लो आ रहा है, लो इम्पेक्ट, लाइकली टू अकरेंस, ये जो है हम देख सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट जो है वो आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं फॉर रिस्क एनालिसिस। रिस्क इंडेक्सिंग, हम क्या करते हैं, रिस्क की क्वालिटेटिव जो है वो मैपिंग करते हैं। हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक रिस्क आ रहा है तो उसकी अकरेंस क्या होगी। ये डिफरेंट टूल्स फिर रिस्क इंडेक्सिंग में जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि फ्रॉम 1 to 10 जो है, 10 जो है वो हाईएस्ट अकरेंस होगा, 1 जो है वो ज़ीरो होगा, या जो है वो उसकी अकरेंस ज़ीरो के इक्वल होगी, तो लेस इक्वल होगा। तो आप फिर उसको जो है वो इंडेक्सिंग कर सकते हैं, उस तरह से जो है वो रिंग कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है कि मेथड सीजनल कैलेंडर, उससे से जो है हम पता लग जाता है, हम मेथड उठाते हैं हमारे पास समर में क्या रहा है, विंटर में क्या रहा है। हमारे पास 24 आवर कैलेंडर, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, उसमें से हमारे पास क्या रहा है। एसेट व्हील जो है हमारे पास, एसेट का जो है वो क्या रहा है, व्हील, यहाँ पे उसका उनका जो है वो मीनिंग यही है कि आप देखते हैं कि लोगों का जो है वो एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है। लाइवलीहुड मैट्रिक्स स्कोरिंग, वही चीज़ है। जब आप क्या करते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स में उसको ले आते हैं, नंबरिंग में ले आते हैं कि आपकी लाइवलीहुड जो है वो उसके अकॉर्डिंग क्या है। एनलाइटमेंट मैट्रिक्स, हमारे पास इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो मेन है, मेल है, फीमेल है, उन पे क्या असर पड़ रहा है, पुअर रिच पे जो है वो क्या असर पड़ रहा है। तो ये सारा सब कुछ हम इसमें से काज कैजुअल फ्लो डायग्राम, ये हम इसमें से देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो उसका इफ़ेक्ट उस पे से क्या आ रहा है, उसके काजेज़ क्या रहे हैं। इसमें से जो है हम हमारे पास जो है वो यूज़ कर सकते हैं डिसीजन ट्री जो है वो, ट्री डायग्राम वो हम यूज़ कर सकते हैं, काज एंड फ्लो डायग्राम वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा सब कुछ जो है हम इसमें से यूज़ करते हैं। हमारे पास इंस्टीट्यूशन एनालिसिस में हम क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल मैपिंग हम कर सकते हैं। हमारे पास क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, किस तरह जो है वहाँ से सर्विसेज आ रही है, क्या हो रहा है, इस तरह का कुछ। इंस्टीट्यूशनल परसेप्शन मैपिंग, लोगों का क्या परसेप्शन है, गुड है, बैड है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। मोबिलिटी मैपिंग, वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक कंट्री में जो है वो लोग मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, जो है वो क्या है, हेल्थ कंडीशन, हमारे पास वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, फाइनेंस वगैरह, वो सारा सब कुछ जो है वो उसमें से इंक्लूड। हमारे पास लास्ट में जो है वो रिव्यूइंग पॉलिसी, क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट की थी, हम उसके ऊपर जो है वो साथ में रिव्यू कर रहे हैं। इसमें हमारे पास सोशल रिस्क असेसमेंट आ रहा है, दूसरा है हमारे पास सिनेरियो सेटिंग आ रहा है। ये भी हम देखते हैं कि हमारे पास सोशल रिस्क असेसमेंट में हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास एक जो है वो इंस्टीट्यूशनल रिस्क है,
हमारे पास रिलेटेड विद द बोथ मार्केट एंड नॉन मार्केट इंस्टीट्यूशन वेयर नो फेल्योर वाज एज्यूम्ड। दूसरा हमारे पास है पॉलिटिकल इकोनॉमी रिस्क। वो हम जो है इसमें से देखते हैं कि हमारे पास जो पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये एक ज़्यादा डिटेल में है क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी इज़ एक्चुअली वन सब्जेक्ट। तो पूरा जो है वो मार्केट के लिहाज से, लोगों की बिहेवियर के लिहाज से, कंट्री के लिहाज से, वो सारा जो है वो रिस्क इसमें से जो है हम देखते हैं। और वो सारी चीज़ें जो है हम exogenous risk include risk of the shocks to the external environment such as natural shocks or regional economic crisis। वो रिस्क है, आप देखते हैं कि कहीं फ्लड आ गए हैं, कहीं पे वार, कहीं पे ये पेंडेमिक वगैरह कोविड-19 ये शुरू हो गए, तो ये अदर अदर कंट्रीज रिस्क, वो जो है आप इसमें से जो है वो उसको इंक्लूड कर सकते हैं। सोशल रिस्क असेसमेंट यही है कि फिर टेस्टिंग करते हैं कि क्या वो जो है वो सही हुआ है, नहीं हुआ, उसका इम्पेक्ट क्या आ रहा है, और वो सारा सब कुछ जो है वो हम इसमें से चेक करते हैं। ये एक बुक है, टूल फॉर इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड एनालिसिस ऑफ द पॉलिसी रिव्यू। आई हैव ऑलरेडी शेयर इट इन द पार्ट टू। पार्ट सेकंड में भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको जो है और भी इजीली हो जाए। सो दैट्स द लास्ट। आखिर में जो है वो मैं अपना ईमेल एड्रेस मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह तो उससे पूछ सकते हैं, बट वी विल ट्राई कि हम ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें से जो है वो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सो दीज द होल कंसेप्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस टू गवर्नमेंट, कौन कौन से टूल यूज़ हो सकते हैं। आई डू अंडरस्टैंड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वीडियो से लर्निंग करना, वीडियो को इतना टाइम घंटा 2 घंटे सुनना, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन क्योंकि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, तो हम वही फॉलो करेंगे, हम वही देखेंगे। और बट आई एम श्योर आप लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा ये चीज़ें, अगर फिर भी जो है आप कर रहे हैं तो बुक भी मैंने साथ में अटैच किए हैं, स्लाइड्स भी हैं, वीडियोस भी हैं। आप कोई टूल्स भी जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, कोई मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं, और उससे जो है आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, यू डोंट नीड टू मेमोराइज एवरी टूल, मीज़ो, माइक्रो, मैक्रो लेवल पे, बट आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम कौन कौन से टूल्स किस किस लेवल पे जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। समवन से कि पॉलिटिकल मैपिंग, तो हम कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हम डेटा कलेक्शन मेथड, लेट से क्वेश्चनियर, हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से हम उठा, तो ये सारा सब कुछ है। दिस इज़ द लास्ट स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन, सेकंड प्रेजेंटेशन, और I try to cover it, but I do understand all your problems. We will inshallah sort it out very soon. If anything, if any question, please write it down and ask during that session. Thank you so much.